रहे हैं कि प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका का क्या उद्देश्य था और यह हमारे भारत में किस उद्देश्य से लागू किया गया था। इसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को क्या अधिकार दिए गए थे और उसके उद्देश्य क्या थे। और आज मैं इसके बारे में ये बताना शुरू कर रही हूँ। और जैसे हमारे प्रस्तावना का पहला शब्द क्या है, हम भारत के लोग, अर्थात यहाँ संपूर्ण भारत में यहाँ के नागरिक ही यहाँ सर्वोपरि माने गए हैं, अर्थात यहाँ की सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में दी गई है। मतलब अगर हम लोग चाहे उत्तरी भारत के हो या फिर दक्षिणी भारत के, तो हम लोग ये कहेंगे कि हम लोग हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं या फिर अदर स्टेट से अगर रहेंगे तो ऐसे पूछा जाता है ना कि आप लोग कहाँ से हैं या फिर एक्सेट्रा, तो वहाँ पे कहते हैं हम लोग यहाँ राज्य एक स्थान का नाम बताते हैं ना, उसके जगह पे हम बोलेंगे हम हिंदुस्तान के, अर्थात यहाँ की जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता के हाथों में है। और दूसरा प्रस्तावना का शब्द है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य निस्तारण के लिए स्वतंत्र है, इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। मतलब जैसे होता है ना, अगर हमें कोई सामान लेना है, जैसे कुछ दिन पहले ये डेटा आया था कि अमेरिका बोल रहा है भारत से कि ईरान से तेल नहीं लेना, ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किन से कौन सा सामान लेंगे, वो हमें कोई और निर्देश नहीं देगा। इसके लिए हम खुद स्वतंत्र है कि हम कहाँ से क्या लेंगे और इसमें हम कोई बाहरी देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये हमारा आंतरिक मामला है और इसे हम खुद सुलझा सकते हैं। अगला शब्द है समाजवादी, अर्थात यहाँ की जनता को एक समान रूप से देखा जाता है। जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपातकाल के दौरान समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में लाया गया था, तब हमारे देश पे इंदिरा गांधी का शासन था। एक्चुअली था क्या, ये समाजवादी शब्द है पहले से हमारे संविधान में थी और इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। अर्थात देखिए, पहले भी यहाँ राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। जब ये बोला जाता था, वहाँ पे भी ना एक राज्य क्षेत्र था, वहाँ पे ये बोला जाता था कि अपने जनता को एक समान रूप से देखते थे। अपना एक राज्य था ना, उसमें भी एक समान दृष्टि से संपूर्ण प्रजा को देखते थे, अर्थात यह समाजवादी का लक्षण था। बट इसे स्पष्ट रूप से ये कहा नहीं गया था कि ये जरूरी है, बट ना 42वें संविधान संशोधन में 1976 के दौरान इसे स्पष्ट रूप से प्रस्तावना में जोड़ दिया गया कि समाजवादी का लक्षण भारत में मौजूद है। हमारे यहाँ एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ के लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखते हैं, जहाँ पे निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ मौजूद होते हैं। और यहाँ का समाजवाद दो के एक उद्देश्यों से मिलकर बना है, पहला गांधीवाद से और दूसरा मार्क्सवाद से। और यहाँ जो अधिकतर झुकाव है वो गांधीवाद की ओर है, अर्थात यहाँ अधिकतर गांधीवाद की ओर झुकाव है, यहाँ के लोग गांधीवाद को ज्यादा मानते हैं। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष, अर्थात देखिए पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों ऐसे अलग अलग है, बट जब संविधान बनाया गया था ना, तब संविधान निर्माताओं की दृष्टि में ये दोनों एक ही थे, ये दोनों में कोई डिफरेंशियस नहीं था। एक धर्म निरपेक्ष कह ले तो ऐसे एक मेन धर्म जैसे हिंदू होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब एक धर्म हुए, बट पंथ का जब बात आता है ना, तो उस धर्म में रह रहे एक टोली, अर्थात एक छोटी सी टुकड़ी का, जैसे बहुत सारे हिंदू में ही बहुत सारे पंथ देखने को मिलते हैं। तो पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष अलग अलग है और सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखा जाना, यही भारत की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ने का उद्देश्य था। यहाँ सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखेगा। ऐसे कहे ना तो भारत का कोई मेन धर्म नहीं है, इसका नाम हिंदुस्तान है, अर्थात हिंदुओं का देश, लेकिन यहाँ सर्वोच्चता हिंदू को नहीं दी गई। यहाँ मुसलमान को भी उतनी ही अधिकार दिए गए हैं जितने कि हिंदुओं को दिए गए हैं। यहाँ भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। और अगला शब्द है हमारे प्रस्तावना का लोकतंत्र, अर्थात लोगों का सिस्टम, वैसा सिस्टम जो लोगों के द्वारा चलाया जाता है। लोकतंत्र ऐसे दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ होते हैं जहाँ की जनसंख्या कम होती है, जैसे स्विट्जरलैंड, वहाँ की जनसंख्या कम है, कोई भी नियम लागू करना होता है या फिर कोई भी प्रस्तावना रखना होता है, वहाँ स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जनता से पूछ लिया जाता है कि ये करें, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम है, जल्दी ये निर्णय ले लिया जाता है। बट भारत में ऐसा नहीं है, भारत की आबादी अत्यधिक है, यहाँ की जनसंख्या घनत्व अत्यधिक है।
जिसके कारण यहाँ स्पष्ट रूप से जनता से ये नहीं पूछा जा सकता है कि क्या करे क्या ना करे, कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अर्थात यहाँ की जनता एक अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और उसके द्वारा जब प्रतिनिधि चुनाते हैं तो उनके द्वारा फिर संविधान का निर्माण किया जाता है या फिर कोई एक अलग नियम बनाया जाता है। और एक हमारे भारतीय संविधान के द्वारा ही एक और लोकतंत्र को स्थापित किया गया है, उसे कहते हैं संसदीय लोकतंत्र, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका किसी भी अपने जवाबदेह को ना न्यायपालिका के सामने रख सकती है और अपने सभी नीति निर्देशक तत्वों के लिए वे न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह बन सकती है, जैसे सामाजिक न्याय, व्यस्क मताधिकार, साम्य चुनाव, ये सब न्यायपालिका के द्वारा दी गई है और यह एक भारतीय राज्य व्यवस्था का लोकतांत्रिक लक्षण है। अगला शब्द है गणराज्य, अर्थात किसी भी राष्ट्र का प्रमुख जनता के द्वारा चुना जाता है। जैसे हमारा भारत एक राष्ट्र है और यहाँ के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति सत्ता में चुनाव के जरिए आते हैं, अर्थात यहाँ के लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनते हैं, बट प्रधानमंत्री को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। लेकिन यहाँ हमारे राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और उन्हें होते हैं और वे चुनाव के जरिए सत्ता में आते हैं और उनका एक सीमित अवधि होता है, जैसे 5 वर्षों के लिए यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है और इसके 5 वर्षों बाद आप उन्हें राष्ट्रपति के पद से हटा भी सकते हैं। और नियमित काल से ये भी होता है कि कभी कभी एटेंडम कोई घटना घट जाती है या फिर आपसे आपका अधिकार छीनने के दौरान आपको न्याय नहीं दिया जाता है, तो इस स्थिति में भी आप राष्ट्रपति को एटेंडम में हटा सकते हैं। अब जैसे पहला शब्द था हमारे प्रस्तावना का कि हम भारत लोग अर्थात यहाँ की जनता सर्वोच्च है, तो आप किसी भी क्षण आप अपने न्याय के अधिकार, अपने सम्मति के अधिकार पे आप उन्हें हटा सकते हैं। अगला हमारे प्रस्तावना का शब्द है, प्रस्तावना में हमें 3 प्रकार की न्याय दी गई है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनैतिक न्याय। सामाजिक न्याय के अंतर्गत सामाजिक अधिकार, आर्थिक न्याय के अंतर्गत आर्थिक अधिकार और राजनैतिक न्याय के अंतर्गत राजनैतिक अधिकार की स्वतंत्रता हमें दी गई है। ऐसे सामाजिक अधिकार है जैसे एक समाज में सभी धर्मों को एक समान रूप से देखना या फिर सभी लोगों को एक समान अधिकार देना। और यहाँ पे विशेष रूप से सामाजिक न्याय के अंतर्गत आते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को, जो पिछड़े वर्ग है, उनको एक स्वतंत्रता दी जानी है न्याय। अर्थात हमारे प्रस्तावना में हमें 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनैतिक न्याय। सामाजिक न्याय के अंतर्गत सामाजिक अधिकार, आर्थिक न्याय के and आर्थिक अधिकार और राजनैतिक न्याय के अंतर्गत राजनैतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऐसे सामाजिक न्याय कहते किसे है? ये सामाजिक न्याय के अंतर्गत ना हम लोगों को एक समान अधिकार दिए गए हैं, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग है ना, उनको भी हम लोगों के जितना एक समान अधिकार दिए जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और अगला शब्द है इसी का एक अगला है, जैसे न्याय का 3 प्रकार का था, तो अगला है आर्थिक न्याय, जिसके अंतर्गत हमें धन के विकेंद्रीकरण की स्वतंत्रता दी गई है। ये है कि हम मतलब कोई बिजनेस अगर खड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बैंक से लोन लेते हैं, तो ये नहीं है कि इस जात के लोगों को ज़्यादा धन मिलेंगे और उनको कम। ऐसा अगर होता है तो आप इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं क्योंकि आपको इसके अधिकार दिए गए हैं। अगला शब्द है राजनैतिक न्याय, इसी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमें राजनैतिक दफ्तरों में जाने की छूट दी गई है। आप जैसे होता है ना कि हिंदू है तो हिंदू only one जा सकते हैं चुनाव में या फिर प्रतिनिधि बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग किसी भी धर्म के लोग प्रतिनिधि के रूप में चुने जा सकते हैं। सभी को ये अधिकार दी गई है कि वे चुनाव में जा सकते हैं और वे राजनीतिक दफ्तरों में जाने के लिए वे स्वतंत्र हैं। अगला शब्द है स्वतंत्रता, जिसके जो हमें स्वतंत्रता के अंतर्गत 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। धर्म उपासना। अगला शब्द है स्वतंत्रता, अर्थात एक विशेषाधिकार का अभाव, किसी को एक विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं। स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। पहला विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इस
इसके अलावा भी प्रस्तावना में हमें कई प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जैसे आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब और एक सभा बनाने की स्वतंत्रता, आंदोलन करने की स्वतंत्रता। अगर कभी भी अन्याय होता है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, इसकी भी आपको स्वतंत्रता दी गई है। और आप इस एक दूसरे स्टेट में आवागमन कर सकते हैं, इसकी भी आपको उनका स्वतंत्रता दी गई है। और अगला शब्द है, हमारे प्रस्तावना का शब्द है समता, जिसमें एक सभी लोगों को एक समान अधिकार दिए गए। समता मतलब ही होता है एक समान अधिकार, अर्थात सभी लोगों को एक समान अधिकार दिए गए हैं। कभी ये भेदभाव ना किया जाता है कि आप नीचे कैटेगरी के हैं या फिर आप थोड़ा उच्च कैटेगरी के हैं तो आपको अत्यधिक सम्मान दिए जाएंगे, या फिर जो नीचे कैटेगरी के हैं उनको कम सम्मान दिए जाएंगे। यहाँ पे सभी को एक समान अधिकार दिए गए हैं। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि आपको यह स्वतंत्रता दी गई है। और समता अर्थात कहना एक समान अधिकार, सभी लोगों को एक समान अधिकार है, कहीं पे ये भेदभाव नहीं किया जा सकता कि कोई लोग उच्च कैटेगरी के या फिर नीच कैटेगरी। इसके अलावा अगला शब्द है बंधुत्व, अर्थात भाईचारे की भावना। अगर यहाँ संपूर्ण भारत एक भाईचारे के सूत्र में बंधा है, एकल नागरिकता के सूत्र में बंधा है, अर्थात यहाँ सभी लोग एक मिलजुल के रहते हैं। यहाँ बंधुत्व को सर्वोपरि माना गया है। जैसे यहाँ पे होते ना अदर स्टेट के लोग अगर किसी और स्टेट में जाते हैं तो वहाँ भी एक अपनापन बनाते हैं। जैसे ये यहाँ पे एक एकता का स्वरूप है, हमारा भारत है जो एक एकता का स्वरूप है। इसके अंतर्गत हमारे प्रस्तावना में यह शब्द जोड़ा गया है बंधुत्व। अगला शब्द है अखंडता, जिसके अंतर्गत हमें ये कहा गया है कि हमारे भारत के कोई भी अंग यहाँ से हट नहीं सकते हैं, अर्थात यहाँ के कोई भी अंग को यहाँ से हटाया नहीं जा सकता। ये हमारा भारत एक अखंड भारत है। जैसे हमारे भारत में पीओ के क्षेत्र है, अर्थात पाक अधिकृत क्षेत्र, वहाँ पे अभी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपने क्षेत्र में अपने कब्जे में वो क्षेत्र ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत एक अखंड है, जिसके अंतर्गत भारत की एक भी अंग को कोई भारत से नहीं अलग कर सकता। हम लोग प्रस्तावना की संपूर्ण तथ्यों पे विचार किए हैं, जैसे हम भारत के लोग प्रस्तावना के अनेक तथ्यों पर विचार किए हैं। जैसे हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य और न्याय स्वतंत्रता बंधुत्व अखंडता और बंधुत्व प्रस्तावना के अनेक तथ्यों पर विचार किए। जैसे हम भारत के लोग अर्थात यहाँ के लोग यहाँ सर्वोपरि मानते हैं भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात यहाँ भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य विस्तार के लिए स्वतंत्र समाजवादी, अर्थात यहाँ के लोगों को एक समान अधिकार दिए गए हैं। पंथ निरपेक्ष अर्थात भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक अर्थात यहाँ के लोग यहाँ सर्वोपरि है, यहाँ जनता का शासन है। गणराज्य बनाने के लिए अर्थात यहाँ के प्रमुख राष्ट्रपति सत्ता में चुनाव के दौरान आते हैं तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिए गए हैं। विचार और व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भी यहाँ के लोगों को प्रदान की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता अर्थात एक समान अधिकार भी यहाँ प्रदान किए गए हैं प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान